नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और हम अपने लेक्चर सीरीज़ जो हम देख रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसमें आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करते हैं लेक्चर 2 की। लेक्चर 1 में CPC जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, उसका उद्देश्य, विशेषताएं हमने देखी थी कि कितने पार्ट्स में बना हुआ है। और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम धारा 1 और 2 का भी एक क्विक जो है देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। और इसके बाद हमारे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते जाएंगे। तो चलिए आज के हमारे लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धारा 1, जिसमें हम देखेंगे संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, और धारा 2 जिसमें कि दे रखा है मुख्य डेफिनेशंस। इतनी 20 डेफिनेशंस है और इन 20 डेफिनेशंस को हमको देखना है। इसको हम अच्छे से देखेंगे और जो रेड टिक करे हुए हैं यहाँ पर इसको हम डिटेल में देखेंगे, तो वो दूसरे वीडियो में हम जो है कवर करेंगे। तो चलिए हम धारा 1 की बात करते हैं, जिसमें हमने देखा है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो यहाँ पर बात किया गया है अधिनियम का। तो अधिनियम की बात ये है कि यहाँ पर हमें कुछ बिंदु याद रखने हैं, और वो बिंदु ये है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसका संक्षिप्त नाम है जो हमारा टॉपिक है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। कहाँ पर लागू है, इसका विस्तार क्या है। तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले जम्मू कश्मीर को भी इसमें रखा था, लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ, इस पर भी जो है इस अधिनियम का विस्तार लागू हो गया है। नागालैंड के संदर्भ में बात करें तो जो राज्य सरकार है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के बंदों को या उनमें से किसी का विस्तार जो है इस पर्टिकुलर जो नागालैंड राज्य जनजातीय क्षेत्र है इस पर कर सकती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये वाली बात रखी गई है। और इसका प्रारंभ की बात करें तो जनरली कोई भी एक्ट तब प्रारंभ होता है जब केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करता है। तो इसका प्रारंभ जो है जनवरी 1909 से जो है प्रारंभ हुआ, इतना हमें याद रखना है। और फोर्थ पॉइंट है भी है यहाँ पर, पहला संपूर्ण भारत पे हमने विस्तार देख लिया, एक्सेप्शन देख लिया नागालैंड का जनवरी। और इसके बाद फोर्थ बिंदु ये कहता है कि अमीन द्वीप समूह आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम अभिकरण लक्षद्वीप में संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह अभिकरण या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय प्रवर्तित किसी नियम या विनियम के लागू होने पर नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात है, विशेष नहीं है। अब आइए हम बढ़ते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पर। तो हम फटाफट इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि धारा 2 में दे रखी है, और इसका क्रमांक इसका सब सेक्शन यानी कि उपधारा है। तो हम इस ऑर्डर को जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें याद रहता है नहीं रहता एक बात है, लेकिन जो एक्ट होता है उसमें इसी क्रम में दिया हुआ रहता है। तो संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं जैसा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। डिक्री क्या है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं हम। डिक्री, तो डिक्री से न्याय निर्णय की प्रारंभिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद के सभी या किसी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निश्चित करता हो। यह या तो प्रारंभिक हो सकता है या अंतिम हो सकता है। हालांकि जब हम डिक्री को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर जो है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। डिक्री धार क्या होता है, यानी डिक्री होल्डर किसको कहते हैं। तो जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की जाती है उसको क्या कहते हैं, डिक्री होल्डर कहते हैं। और सेम इसी प्रकार जिसके प्रति विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है उसको निर्णीत ऋणी कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अब फोर्थ पे देखते हैं हम जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। तो जनरली जो जिले का अर्थ होता है, तो जिले से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय जो स्थानीय सीमाएं आती है। जैसे इंदौर जिला, तो उसके अंतर्गत जो उसका क्षेत्र मतलब इंदौर में अगर कोई पर्टिकुलर सिविल केस चल रहा है तो उसकी जो स्थानीय सीमा है उसको क्या कहते हैं, जिला कहते हैं, जो किसके अंतर्गत, सिविल न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत आता है। विदेशी न्यायालय, तो इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के अधिकार में स्थापित नहीं हुआ और न ही चालू हुआ है। विदेशी निर्णय, तो जो विदेशी न्यायालय लागू करते हैं उसको हम बोलते हैं विदेशी निर्णय। सरकारी प्लीडर, इससे अंतर्गत कोई ऐसा अधिकारी है जो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है या फिर राज्य सरकार के निर्देश पर जो है अपॉइंट किया गया है, जो कि उसके कामों को करता है।
अब यहाँ पर हम 8वें बिंदु की तरफ चलते हैं, जिसमें बताया गया है न्यायाधीश। तो सिविल न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है वो क्या कहलाएगा? न्यायाधीश कहलाएगा। जिस भी किसी सिविल कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका पीठासीन जो अधिकारी है वो न्यायाधीश कहलाएगा। निर्णय यानी कि जजमेंट की बात करें तो इसको हम बाद में भी और पढ़ेंगे। तो यहाँ इसके न्यायाधीश द्वारा जो डिक्री आदेश के आधारों का जो कथन दिया जाता है उसको हम निर्णय कहते हैं। निर्णय त्रिणी की बात हो चुकी है कि जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित होती है उसको निर्णय त्रिणी कहते हैं। विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक रिप्रेजेंटेशन करता है, और उसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है, चाहे कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है। अंतःकालीन लाभ, जिसको बोलते हैं हम मेंस प्रॉफिट। संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभ पर ब्याज सहित वे लाभ हैं जो किसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते। जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति का मतलब होता है जो है चल यानी कि मूवेबल जो संपत्ति होती है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे उगने वाली फसलों को इसमें जो है समाविष्ट किया जाता है। अब है नेक्स्ट आदेश। सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय यानी कि निर्णय की प्रारंभिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। ये डिक्री नहीं होती है। 214 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्लीडर। तो प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपस्थित होने और अभिवचन यानी कि जो प्लीड करते हैं उसको हकदार कोई व्यक्ति है, और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी हाईकोर्ट का वकील आता है। तो प्लीडर का अर्थ हो गया ये। विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। जनरली सभी एक्ट में इस प्रकार से रहता है। लोक अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी वर्णन के अधीन आता है। जैसे कि लोक अधिकारी मतलब जिसका गवर्नमेंट जॉब है, जो कि कोर्ट में काम करता है, जैसे कि न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, संघ की सेवा का सदस्य, या न्यायालय का कोई अन्य अधिकारी, या हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त है। सरकार का हर अधिकारी। तो इस प्रकार से आते हैं। नियम से प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट अथवा धारा 122 या 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिहित है। और निगम अंश के बारे में बात करें तो स्टॉक डिबेंचर या बंधपत्र आते हैं। और लास्ट में है जो यहाँ पर हस्ताक्षरित। तो हस्ताक्षरित का मतलब होता है निर्णय डिक्री की दिशा के सिवाय हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टॉम्प आता है। तो ये वाला भी लेक्चर हमारा बेसिक सा लेक्चर था। अब इसके बाद जो है हम काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने जनरल चीज़ें दी ताकि आपको पता चलेगी एक्चुअल में सीपीसी में किन किन वर्ड को हमें ज़्यादा पढ़ना है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।